Bismillahirrahmanirrahim. Now we are continuing with our another lecture on the topic of bioequivalence and bioavailability and bioequivalence, and we were discussing different factors which must be considered while doing bioequivalence studies. In these factors, analytical methods by which you can evaluate the drug concentration in body fluid or at the site of action, that should also be an important factor. Analytical method used in an in vivo bioavailability, bioequivalence or pharmacodynamic studies must be validated for accuracy and sufficient sensitivity. कि जो भी आप एनालिटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं वो वैलिडेटेड हो किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए और सेंसिटिविटी के लिए, कि वो एक्यूरेट रिजल्ट भी दे और वो उस ड्रग के लिए सेंसिटिव भी हो. The actual concentration of active drug ingredient or therapeutic moiety or its active metabolites must be measured with appropriate precision in body fluids or excretory products. और जो भी therapeutic moiety है, active metabolite है, drug ingredient है, वो मेजर किए जाएँ प्रिसीजन के साथ, यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के साथ, कि जब भी आप करें तो सेम रिजल्ट्स दें इन बॉडी फ्लूइड्स, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे यूरिन हो, चाहे कोई और बॉडी फ्लूइड हो जिसमें आपको ड्रग की कंसंट्रेशन चेक करनी है. फॉर बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज बोथ द पेरेंट ड्रग एंड इट्स मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर जनरली मेजर्ड. तो बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ के लिए आप पेरेंट ड्रग और उसके जो मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं जनरली वो मेजर करते हैं. तो जो भी मेथड आप एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो उसको चेक भी कर सकें, यानी उसके लिए सेंसिटिव भी हो, उसमें प्रिसीजन भी हो और उसमें एक्यूरेसी भी हो. फॉर बायोइक्विवेलेंस स्टडीज द पेरेंट ड्रग इज मेजर्ड. मेजरमेंट ऑफ द एक्टिव मेटाबोलाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरी हाई hepatic clearance first pass metabolism drugs when the parent drug concentration are too low to be reliable. अच्छा, आमतौर पे तो जनरली तो कोशिश ये की जाती है कि पेरेंट ड्रग को ही मेजर किया जाए, लेकिन वो ड्रग जिनका फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा है, जिनके मेटाबोलाइट ज़्यादा बनते हैं, तो फिर उनके मेटाबोलाइट्स को भी इवेल्युएट किया जाता है और उसको भी, और वो एक्टिव मेटाबोलाइट होने चाहिए, तो फिर उसको बायोअवेलेबिलिटी का पार्ट कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो एक्टिव है और थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. द एनालिटिकल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ द ड्रग मस्ट बी वैलिडेटेड हो किसके लिए, फॉर एक्यूरेसी, एक तो रिजल्ट्स एक्यूरेट हो, प्रिसीजन हो यानी रिप्रोड्यूसेबल हो, रिपीटेबल हो, जब भी करें उसी तरह के रिजल्ट्स दें, कहीं ये ना हो बार बार वेरिएशन आए, सेंसिटिविटी हो कि वो उसको चेक भी कर सकें, स्पेसिफिसिटी हो यानी उसके लिए स्पेसिफिक भी हो, वो उसको स्पेसिफिकली वो रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, एंड रोबस्टनेस हो यानी अगर थोड़ी बहुत उसमें से टेस्ट में हम प्लस माइनस करें, माइनर चेंजेस करें, तो तब भी वो रिजल्ट्स में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना दें. तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एनालिटिकल मेथड में आती हैं, और अगर उसमें एक्यूरेसी भी है, प्रिसीजन भी है, सेंसिटिविटी भी है, स्पेसिफिसिटी भी है, रोबस्टनेस भी है, तो हम ये कहेंगे कि वो एनालिटिकल मेथड जो है वो वैलिडेटेड है, और वैलिडेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ स्टडी डिज़ाइन. ये तो हमने जर्नल स्टडी डिज़ाइन कर लिया कि रैंडमाइज्ड क्रॉस ओवर होंगे, पैरेलल होंगे, किस तरह से होंगे. तो अब हम उसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टडी डिज़ाइन को. फॉर मैनी ड्रग प्रोडक्ट्स द FDA डिवीजन ऑफ बायोइक्विवेलेंस ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग्स प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इन विट्रो डिसोल्यूशन एंड इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़. जो US का जो FDA जो है ड्रैप यानी जो वहाँ का है, कह लीजिए आप रेगुलेटरी बॉडी, उसने जो है वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड की अपनी वेबसाइट पे, जो क्या है US FDA CDER 2010A गाइडलाइंस. ये गाइडलाइन काफ़ी डिटेल में बताती है जेनेरिक प्रोडक्ट के हवाले से कि इन विट्रो डिसोल्यूशन या इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ किस तरह से करनी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या उसके प्रोटोकॉल्स होंगे, और उसका फ्लो स्टडी का किस तरह से चलेगा, और उसको जब आप रजिस्टर कराने जाएंगे FDA से तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स उसके मांगेंगे. जनरली 2 बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म इंक्लूडिंग. आमतौर पे 2 बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ चाहिए होती हैं सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म की. एक नंबर 1 ए फास्टिंग स्टडी मीन्स स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन एम्प्टी स्टमक. ठीक है, यानी बगैर कुछ खाए पिए क्या ड्रग का इफेक्ट आता है, यानी बायोअवेलेबिलिटी कैसी आती है.
एंड नंबर 2 ए फूड इंटरवेंशन स्टडी, यानी अगर फूड के साथ लिया जाए ड्रग को तो फिर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये दो तरह की स्टडी जो है वो सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म के लिए FDA मांगता है। फॉर एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल कंटेनिंग बीड्स लाइक पैलेट्स दैट माइट बी poured ऑन ए सेमी सॉलिड फूड सच एज एप्पल सॉस, एन एडिशनल स्प्रिंकल के तौर पर बायोइक्विवेलेंस स्टडी इज़ रिकमेंडेड, यानी बीड्स या पैलेट्स हों तो उसमें जो है वो एप्पल सॉस या सेमी सॉलिड फूड डाल के फिर चेक किया जाए अगर हम जो है वो फूड इंटरवेंशन स्टडी करना चाह रहे हैं। अदर स्टडी डिज़ाइन सच एज पैरेलल डिज़ाइन भी होती है, रेप्लिकेट डिज़ाइन एंड मल्टीपल डोज स्टडी स्टेट बायोइक्विवेलेंस स्टडीज हैव बीन प्रपोज बाय द FDA। लेकिन किस सिचुएशन में आप पैरेलल डिज़ाइन करेंगे, किस सिचुएशन में रेप्लिकेट डिज़ाइन करेंगे और किस सिचुएशन में मल्टीपल डोज स्टडी स्टेट बायोइक्विवेलेंस स्टडी करेंगे, वो FDA ने स्पेसिफाई किया हुआ है, यानी उसकी रिकमेंडेशन जो होंगी वो स्पेसिफिक सिचुएशन और स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से होंगी, जिसको हम अभी आगे चल के इन डिटेल वी विल डिस्कस। प्रॉपर स्टडी डिज़ाइन एंड स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बायोइक्विवेलेंस, कि जो भी स्टडी डिज़ाइन करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन जो है उसका इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है बायोइक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन की को डिटर्मिन करने के लिए। सम ऑफ द डिज़ाइंस लिस्टेड अबव समराइज हेयर, और कुछ डिज़ाइन जो है यहाँ पर समराइज किए जा रहे हैं। सबसे पहले जिसमें आ रही है फास्टिंग स्टडी, जैसे कि मैंने बताया स्टडी विदाउट मील मीन्स एम्प्टी स्टमक। बायोइक्विवेलेंस स्टडीज आर यूजुअली इवेल्युएटेड by a single dose, 2 period, 2 treatment, 2 sequence, open label, randomized, crossover design comparing equal doses of test and reference product in the fasted adult healthy subjects। तो इसमें क्या होगा, सिंगल डोज देंगे, 2 पीरियड, यानी 2 पीरियड किस तरह से होगी कि एक पेशेंट को पहले पीरियड में ड्रग 1 दी यानी टेस्ट प्रोडक्ट, फिर पीरियड 2 में वॉश आउट के बाद रेफरेंस प्रोडक्ट दी, और इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में होगा दूसरे पेशेंट्स के ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के साथ। 2 ट्रीटमेंट यानी वो ये एक टेस्ट और एक रेफरेंस। 2 सीक्वेंस ए और बी, वो किस तरह से होगी, अभी हम ओपन लेवल होगा, रेंडमाइज होगा, क्रॉस ओवर डिज़ाइन होगा। क्रॉस ओवर इसी तरह से कि पहले जो पेशेंट जो था जिसने टेस्ट डोज ली होगी वो बाद में रेफरेंस लेगा, जिसने पहले रेफरेंस ली होगी वो बाद में टेस्ट डोज लेगा, और फास्टेड कंडीशन में होना चाहिए और हेल्दी सब्जेक्ट होने चाहिए। ये मैं आपको और वाज़ेह तौर पर यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये क्या मतलब है। देखें, 2 पीरियड 2 सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2, पीरियड 1 पीरियड 2, ठीक है। पीरियड यूँ चल रहे हैं कॉलम में और ये रो में चल रहे हैं, और ये इस तरह की कॉलम में सीक्वेंस चल रही है। सीक्वेंस 1 में यानी समझ लें कि पेशेंट 1 है, पहले उसने टेस्ट ड्रग ली, फिर वॉश आउट के बाद रेफरेंस ली। वॉश आउट इसलिए ज़रूरी है ताकि टेस्ट ड्रग का इफेक्ट ना कैरी ओवर करे रेफरेंस के लिए। और इसमें पेशेंट 2 होगा सीक्वेंस 2 में, जिसने पहले रेफरेंस ड्रग ली, बाद में वो टेस्ट ड्रग लेगा। तो इस तरह से ये 2 पीरियड 2 सीक्वेंस कहलाएगी। ट्रीटमेंट तो 2 हैं ही, जैसा हमने कहा कि ये एक जो है वो टेस्ट ड्रग है और दूसरी जो है वो रेफरेंस ड्रग है। नाउ दिस स्टडी इज़ रिक्वेस्टेड फॉर ऑल इमीडिएट रिलीज एंड मॉडिफाइड रिलीज ओरल डोजेज फॉर्म। आमतौर पे ये फास्टिंग स्टडी जो होती है वो इमीडिएट रिलीज और मॉडिफाइड रिलीज ओरल टैबलेट के लिए रिकमेंडेड है। बोथ मेल एंड फीमेल सब्जेक्ट्स में बी यूज्ड इन दिस स्टडी, ठीक है, दोनों को आप ले सकते हैं। ब्लड सैम्पलिंग इज परफॉर्म्ड जस्ट बिफोर मीन्स 0 टाइम, जब आप ड्रग देने जा रहे हैं। द डोज एंड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल आफ्टर द डोज टू ऑब्टेन एन एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल। उसके बाद आप एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ प्लाज्मा सैंपल कलेक्ट करते रहते हैं और उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम करते रहते हैं। द सब्जेक्ट्स शुड बी इन द फास्टिंग स्टेट, ठीक है। आमतौर पे जो सब्जेक्ट्स हों इसमें, यानी जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, वो फास्टिंग स्टेट में होने चाहिए। कैसी फास्टिंग हो? ओवरनाइट फास्ट ऑफ एटलीस्ट 10 आवर बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट शुड कंटिन्यू टू फास्ट फॉर अप टू 4 आवर आफ्टर डोजिंग, और ड्रग लेने के बाद भी 4 घंटे तक मज़ीद कुछ नहीं खाना। नो अदर मेडिकेशन इज़ नॉर्मली गिवन टू द सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 वीक प्रायर टू द स्टडी।
और उन्हें उससे पहले, स्टडी स्टार्ट होने से पहले, जो भी सब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं, उन्होंने 1 हफ्ते पहले तक किसी किस्म की कोई ड्रग ना ली हुई हो, क्योंकि वरना ये हो सकता है कि उस ड्रग की वजह से इस ड्रग पे जो हम टेस्ट ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ जाए. In some cases, a parallel design may be appropriate for certain drug products containing a drug with very long elimination half-life. सम सिचुएशन में हम पैरेलल डिज़ाइन करेंगे, यानी क्रॉस ओवर नहीं करेंगे. यहाँ तो हम क्रॉस ओवर कर रहे थे ना कि जो पेशेंट पहले टेस्ट ड्रग ले रहा था वो बाद में रेफरेंस पे आ गया, और जो रेफरेंस ले रहा था वो बाद में टेस्ट पे आ गया. हाँ, वो ड्रग जिनकी हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग होती है तो फिर उसमें वॉश आउट पीरियड भी बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो एलिमिनेट होते होते बहुत टाइम लग जाएगा और स्टडी जो होगी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी. उसमें फिर हम पैरेलल स्टडी करेंगे, यानी एक पे ग्रुप ऑफ पेशेंट को सिर्फ टेस्ट ड्रग देंगे और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को सिर्फ रेफरेंस ड्रग देंगे. हाँ, ये अलग बात होगी कि पेशेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, टेस्ट ड्रग के जो पेशेंट होंगे और रेफरेंस ड्रग के जो पेशेंट होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होनी चाहिए. A replicate design may be used for a drug product containing a drug that has high intra-subject variability. जिसमें पेशेंट में के दरमियान भी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो उसमें रेप्लिकेट डिज़ाइन करते हैं. रेप्लिकेट डिज़ाइन क्या होती है, इसको ज़्यादा डिटेल में हम अभी आगे चल के देखेंगे. Now the next is the food intervention study. Co-administration of food with an oral drug product may affect the bioavailability of drug. एक जनरल एजम्पशन यही है कि फूड के साथ ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर फ़र्क पड़ जाता है. फूड इंटरवेंशन और फूड इफेक्ट्स स्टडीज़ आर जनरली कंडक्टेड यूजिंग ए मील कंडीशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन GI फिजियोलॉजी सो दैट सिस्टमिक ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज़ मैक्सिमली इफेक्टेड. तो आमतौर पे फूड इंटरवेंशन स्टडी जब हम करते हैं तो फिर हम ऐसा मील देते हैं पेशेंट को जिससे GI फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, और एजम्पशन यही होती है कि उससे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. फूड इफेक्ट्स ऑन बायोअवेलेबिलिटी आर जनरली ग्रेटेस्ट व्हेन द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड शॉर्टली आफ्टर द मील इज़ इंजेस्टेड. आमतौर पे फूड इफेक्ट जो है बायोअवेलेबिलिटी पर ग्रेटेस्ट इफेक्ट डालता है जब जो है वो फूड लेने के फ़ौरन बाद जो है ड्रग को एडमिनिस्टर किया जा रहा है. द न्यूट्रिएंट एंड कैलोरिक कंटेंट ऑफ द मील, न्यूट्रिएंट कंटेंट, कैलोरी कितनी है मील में, द मील वॉल्यूम कितना खाया है मील, द मील टेम्परेचर कैन कॉज फिजियोलॉजिक चेंजेस इन द GI ट्रैक्ट. ये तमाम चीज़ें फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, एंड बाय दिस वे दैट अफेक्ट द ड्रग प्रोडक्ट ट्रांजिट टाइम. ड्रग का ट्रांजिट टाइम GI में चेंज होने लगता है. लिमिनल डिसोल्यूशन चेंज हो जाता है. ड्रग परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है और उसकी वजह से सिस्टमिक अवेलेबिलिटी पर फ़र्क पड़ जाता है. Now what type of meal we give when doing food intervention study? The test meal is high fat. आमतौर पे high fat meal देना चाहिए. Approximately 50% of total caloric content of the meal, यानी 50% कैलोरी जो हो वो फैट मील से होनी चाहिए. And high calorie, approximately 800 to 1000 कैलोरीज मील जो हो वो मौजूद हो. जो टोटल फी मील हो वो 800 से 1000 कैलोरीज मील का हो. ए टिपिकल टेस्ट मील इज़, आमतौर पे टेस्ट मील जो है इज़ 2 eggs फ्राइड इन बटर. ठीक है, 2 eggs फ्राइड इन बटर, 2 strips ऑफ बेकन, 2 slices ऑफ टोस्ट विद बटर. ठीक है, 2 slices ऑफ टोस्ट विद बटर, 4 ounce ऑफ ब्राउन पोटैटोज एंड 8 ounce ऑफ मिल्क. तो ये जो है वो जनरली ये जो है वो FDA की गाइडलाइन में मौजूद है. तो हम इसकी इक्वलेंट कैलोरीज़ का इसी के जैसा मील अपना भी बना सकते हैं, इक्वलेंट कर सकते हैं, जिसमें हम जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं कि इसका इक्वलेंट हमारा लोकल मील जो होगा वो किस तरह से बन सकता है. द टेस्ट मील ड्राइव्स अप्रॉक्सीमेटली 150 250 and 500 to 600 कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. तो इसमें जो है वो मील में जो है कैलोरीज किस तरह से होनी चाहिए, 150 प्रोटीन की कैलोरीज और 250 कार्बोहाइड्रेट की और 500 से 600 कैलोरीज फैट की होनी चाहिए, जिसकी डिटेल FDA की गाइडलाइन में मिल जाएगी. फॉर बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ फॉर जेनेरिक ड्रग्स, ड्रग बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम बोथ द टेस्ट and reference product should be affected similarly by food.
तो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करने जा रहे हैं तो एजम्पशन यही है कि जेनेरिक ड्रग और रेफरेंस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी अगर फूड से अफेक्ट हो सकती है तो दोनों पर सिमिलर इफेक्ट आएगा. The usual study design uses a single dose randomized two treatment two period crossover study comparing equal doses of the test and reference product. तो ये भी जो होगी किस तरह से होगी, सिंगल डोज दी जाएगी, रेंडमाइज होनी चाहिए, यानी रेंडमाइजेशन के ज़रिए कि पता नहीं है कि किस पेशेंट को जो है वो टेस्ट ड्रग दी जा रही है, शुरू पहली ड्रग, और किसको जो है वो रेफरेंस ड्रग दी जा रही है. 2 ट्रीटमेंट मिलने हैं सबको, 2 पीरियड होंगे, ठीक है, यानी पीरियड 1 में एक ने टेस्ट लिया, एक ने रेफरेंस लिया, बाद में पीरियड 2 में जिसने रेफरेंस लिया था उसने टेस्ट लिया, जिसने टेस्ट लिया था उसने रेफरेंस ड्रग ली. क्रॉस ओवर होगा, यानी वही है कि चेंज ओवर होगा, और इक्वल डोजेज होंगी टेस्ट और रेफरेंस प्रोडक्ट. फॉलोइंग एन ओवरनाइट फास्ट ऑफ एटलीस्ट 10 आवर, 10 घंटे के फास्ट के बाद सब्जेक्ट्स आर गिवन द रिकमेंडेड मील 30 मिनट बिफोर द डोजिंग. जब जो वॉल्टियर्स आएंगे, सब्जेक्ट जिनको आपने जो है वो ये ड्रग देनी है, उनको फिर आप नाश्ता कराएंगे, वो वाला मील जो यहाँ पर दिया गया है या इस तरह का इसके इक्विवेलेंट मील दिया जाएगा. उसके बाद फिर 30 मिनट के बाद आप जो है ड्रग देंगे. फिर क्या होगा, द मील इज़ कंज्यूम ओवर 30 मिनट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इमीडिएटली आफ्टर द मील. फिर उसके बाद द ड्रग प्रोडक्ट इज़ गिवन विद 240 ml ऑफ वाटर, यानी जो तकरीबन 1 गिलास पानी बनता है, 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर बनता है, 8 आउंस भी कहते हैं उसको, या 240 ml. नो फूड इज़ अलाउड फॉर एटलीस्ट 4 आवर पोस्ट डोज. उसके 4 घंटे के बाद मजीद कोई खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी. दिस स्टडी इज़ रिक्वेस्टेड फॉर ऑल मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स एंड मे बी रिक्वेस्टेड फॉर इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म if the bioavailability of active drug ingredient is known to be affected by food like ibuprofen और naproxen, यानी इमीडिएट रिलीज़ हो या मॉडिफाइड रिलीज़ हो, उन पे ये स्टडी रिकमेंड की जाती है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि फ़ूड का क्या इफ़ेक्ट है और फूड के इफ़ेक्ट से ड्रग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर, और बायोअवेलेबिलिटी किस हद तक मुतासर हो रही है, क्या वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है. अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है उसकी रिकमेंडेशन यही आएगी कि ड्रग जो है वो फूड के साथ ली जा सकती है, और अगर सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है, चेंज हो रही है बायो अवेलेबिलिटी, तो फिर उसको फूड के साथ नहीं लेना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज़ द क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन. हम बात करते चले जा रहे हैं क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन, क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन. तो आखिर ये क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन क्या है, इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं. Subjects who meet the inclusion and exclusion study criteria and have given informed consent are selected and random. तो जो inclusion criteria को meet कर गए और informed consent दे दिया तो वो study के लिए randomly select हो जाएंगे. A complete crossover design is usually employed in which each subject receives the test drug product and the reference product. Complete crossover design होगी जिसमें हर patient जो होगा या हर subject जो होगा वो टेस्ट प्रोडक्ट और रेफरेंस प्रोडक्ट दोनों एक एक करके लेगा. एग्जाम्पल ऑफ लैटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिज़ाइन फॉर ए बायोइक्विवेलेंस स्टडी इन ह्यूमन वॉलंटियर कंपेयरिंग द 3 डिफरेंट ड्रग फार्मूलेशन ABC. तो वही है कि 3 फार्मूलेशन है एक ही ड्रग की ABC और 4 डिफरेंट फार्मूलेशन लाइक ABCD, या फिर ये कि 4 डिफरेंट फार्मूलेशन जो है ड्रग की, एक ही ड्रग की, आर डिस्क्राइब इन टेबल 16.7 एंड 16.8. तो पहले हम एक ज़रा नज़र टेबल 16.7 और टेबल 16.8 को देख लेते हैं. तो ये है देखें टेबल 16.7 जिसमें 3 ड्रग दी जा रही है. लैटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिज़ाइन फॉर ए बायोइक्विवेलेंस स्टडी ऑफ 3 ड्रग प्रोडक्ट इन 6 ह्यूमन वॉलंटियर्स. तो ये 6 हो गए, ठीक है, वो सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स वॉलंटियर हो गए. वॉलंटियर 1 को पहले ड्रग A दी, फिर B दी, फिर C दी, और तीनों के एरिया अंडर द कर्व नोट कर लिए. वॉलंटियर B ने पहले B ली, फिर C ली, फिर A ली. फिर वॉलंटियर 3 ने पहले C ली, फिर इसने A ली, फिर B ली. तो इस तरह से हर एक ने जो है ना ये तीनों ड्रग जो है वो एक एक करके लेनी है. तो ये 3 पीरियड हो जाएगा और 6 सीक्वेंस हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सीक्वेंस हो गई. और इस तरीके से जो है ये लैटिन स्क्वायर कहलाएगा. और हर एक ने जो है वो एक एक ड्रग ली है, और जब ये A से B में गया तो बीच में वॉश आउट पीरियड देना ज़रूरी है. तो इससे देखिए एक और फ़ायदा ये हो गया कि देखिए एक इंडिविजुअल जो है वो 3 ड्रग ले रहा है, ठीक है, यानी तो हर एक ने पहले 6 के 6 ने पहले A भी लेनी है, B भी लेनी है, C भी लेनी है.
तो देखा जाए तो ये 6A लेंगे तो 6B लेंगे और 6C लेंगे, तो ये हो गया 18 इंडिविजुअल। इससे स्टडी का सैम्पल साइज भी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 16 में हो रहा है। तो लैटिन स्क्वायर 4 ड्रग हैं, या लैटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिज़ाइन फॉर ए बायोइक्विवेलेंस स्टडी ऑफ 4 ड्रग प्रोडक्ट इन 16 ह्यूमन वॉलंटियर। 4 ड्रग प्रोडक्ट का मतलब है ये 4, सपोज एज्यूम कर लें ये जो ड्रग ए है ये है रेफरेंस प्रोडक्ट, और बी, सी और डी जो है वो जेनेरिक्स हैं, 3 डिफरेंट फॉर्मुलेशन। तो इनकी आपस में बायोइक्विवेलेंस चेक की जा रही है। और कितने सब्जेक्ट्स में हो रही है, ये 16। तो हर एक ने 16 के 16 ने ए भी लेनी है, बी भी लेनी है, सी भी लेनी है, डी भी लेनी है, लेकिन इनकी सीक्वेंसेस में डिफरेंस होगा। जैसे इसने पहले ए ली, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर सेकंड वॉलंटियर ने बी ली, फिर सी, फिर डी, फिर ए, फिर थर्ड ने सी, डी, ए, बी, फिर इसने डी, ए, बी, सी, यानी ये जो सीक्वेंसेस होंगी ये डिफरेंट होंगी। तो हर एक ने ए भी लेनी है, बी भी लेनी है, सी भी लेनी है, डी भी लेनी है। तो 16 × 4 यानी 64 इसका जो है वो सैम्पल साइज़ कंसिडर किया जाएगा। तो स्टडी का सैम्पल साइज़ भी अच्छा हो जाएगा कम इंडिविजुअल के साथ, तो ये एक वैलिड स्टडी हो जाएगी। तो स्टडी के सैम्पल से हमें बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स को स्टडी में एनरोल करने की भी ज़रूरत, इस तरह से बजाय हम 64 इंडिविजुअल को लेते, 16 में ही हमने वो काम कर लिया। The Latin Square design plans the clinical trial so that each subject receive each drug product only once. Latin Square में ऐसा डिज़ाइन होगा कि हर सब्जेक्ट जो होगा, हर ड्रग जो होगा एक दफ़ा लेगा, with adequate time between the medication for elimination of a drug from the body. और हर जब एक ड्रग से दूसरी ड्रग पे जाएगा वो, तो बीच में एक एलिमिनेशन टाइम ड्रग को देना होगा पिछली ड्रग को, ताकि उसके इफेक्ट्स अगली ड्रग पर ना आए। In this design, each subject is his own control and subject to subject variation is reduced. क्योंकि हर एक को हर ड्रग मिल रही है, तो इस वजह से वो अपना ही कंट्रोल भी है, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और अगर कोई वेरिएशन होगी तो वहाँ पे ही मालूम हो जाएगी। मोर ओवर वेरिएशन ड्यू टू सीक्वेंस की वजह से वेरिएशन, पीरियड की वजह से वेरिएशन, या ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएशन, वो भी रिड्यूस हो जाएगी, सो दैट ऑल पेशेंट डू नॉट रिसीव द सेम ड्रग प्रोडक्ट ऑन द सेम डे एंड इन द सेम ऑर्डर। सेम डे में नहीं होगा क्योंकि वही वॉश आउट पीरियड देना ज़रूरी है, तो फिर इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा। पीरियड क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पे हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पीरियड रेफर्स टू द टाइम पीरियड इन विच ए स्टडी इज़ परफॉर्म्ड। ए 2 पीरियड स्टडी इज़ ए स्टडी दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन 2 डिफरेंट डेज, 2 डिफरेंट डेज में होगी, मीन्स टाइम पीरियड सेपरेटेड बाय वॉश आउट पीरियड से सेपरेट होगी, मीन्स ड्यूरिंग विच मोस्ट ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द पीरियड। यानी जैसे वो ए से जब बी में जा रहा है वो, तो इसके पीरियड 1 से पीरियड 2 के बीच में 1 हफ्ते का गैप है, जिसमें ड्रग ए जो होगी कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाएगी। एंड जनरली अबाउट 10 हाफ लाइफ्स ऑफ द ड्रग, जो कि आमतौर पे 10 हाफ लाइफ का ड्यूरेशन बनता है। सीक्वेंस क्या होगी, ए सीक्वेंस रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इन द ट्रीटमेंट ग्रुप इन ए स्टडी। सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, एक ये सीक्वेंस बनी, पहले टेस्ट फिर रेफरेंस, यहाँ रेफरेंस पे टेस्ट। जैसे यहाँ पर हमारी कितनी सीक्वेंस बनी थी, ये 16 सीक्वेंस बनी थी इसमें, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 2 सीक्वेंस 2 पीरियड स्टडी वुड बी डिज़ाइन एज फॉलोज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास रेप्लिकेटेड क्रॉसओवर स्टडी डिज़ाइन। रेप्लिकेटेड क्रॉसओवर स्टडी डिज़ाइन क्या है, द स्टैंडर्ड बायोइक्विवेलेंस क्राइटेरियन यूजिंग द 2-way crossover design does not give an estimate of within subject or intra subject variability। तो अभी तक जो हमने क्रॉसओवर डिज़ाइन पे बात की है उसमें अगर इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी हो तो वो उसको एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। सो बाय गिविंग द सेम ड्रग प्रोडक्ट ट्वाइस टू द सेम सब्जेक्ट द रेप्लिकेट डिज़ाइन प्रोवाइड ए मेजर फॉर विद इन सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी। यानी अगर सब्जेक्ट में वेरिएबिलिटी आ रही है तो वो अगर हमें मालूम करना हो तो फिर हम क्या करेंगे कि टेस्ट ड्रग भी 2 दफ़ा देंगे सेम सब्जेक्ट को, और रेफरेंस ड्रग भी 2 दफ़ा देंगे सेम सब्जेक्ट को। वो किस तरीके से, इस तरह से जैसे सीक्वेंस 1 में जो यानी ये सब्जेक्ट है इसने पहले टेस्ट ड्रग ली, फिर वॉश आउट पीरियड, फिर रेफरेंस ड्रग ली, फिर रेफरेंस ड्रग के बाद फिर वॉश आउट पीरियड, फिर दोबारा टेस्ट ड्रग ली, फिर टेस्ट ड्रग लेने के बाद फिर वॉश आउट पीरियड, फिर दोबारा रेफरेंस ड्रग ली। तो इस तरह से हर इंडिविजुअल ने रेफरेंस और टेस्ट जो है वो 2 दफ़ा ली है। तो इसमें अगर सब्जेक्ट की वजह से कोई वेरिएशन होगी या सब्जेक्ट वेरिएशन होगी तो वो काफ़ी डिटेल में मालूम हो जाएगी।
तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन में अगर हमें शक हो कि सब्जेक्ट वेरिएशन आ सकती है तो फिर हम इसको रेप्लिकेट डिज़ाइन भी करते हैं. रेप्लिकेट डिज़ाइन स्टडीज़ may be used for highly variable drugs and for narrow therapeutic index drugs. ठीक है, तो आमतौर पे ये हम किस पे FDA ने रिकमेंड किया है, जिसमें हाईली वेरिएबल ड्रग्स हो और नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स हो. इन द केस ऑफ हाईली वेरिएबल ड्रग्स वेयर परसेंटेज कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 30%, यानी वेरिएशन जो हो वो इनकी 30% से ज़्यादा हो. ए लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वुड बी नीडेड टू डेमोस्ट्रेट द बायोइक्विवेलेंस, यानी ऐसी स्टडी जिसमें आपको मोर देन 80 पेशेंट्स, यानी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में आ रहा हो कि मोर देन 80 सब्जेक्ट्स चाहिए स्टडी के लिए. तो फिर मोर देन 80 सब्जेक्ट का मतलब है बहुत महंगी स्टडी हो जाएगी. तो फिर उसको आप इसमें कम सब्जेक्ट्स में रेप्लिकेट स्टडी में ये काम कर सकते हैं, यानी जो 80 के बजाय फिर वही 40 हाफ में ये काम हो जाएगा. तो मोर देन 80 पेशेंट रिक्वायर्ड टू डेमोस्ट्रेट द बायोइक्विवेलेंस स्टडी यूजिंग द स्टैंडर्ड 2-वे क्रॉसओवर स्टडी, यानी अगर आप स्टैंडर्ड 2-वे क्रॉसओवर करेंगे तो फिर 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स चाहिए. तो हम 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, तो फिर हम डबल रेप्लिकेट, यानी ये रेप्लिकेट डिज़ाइन कर लेंगे, यानी इसको आप डबल क्रॉसओवर भी कह सकते हैं. अच्छा जनाब, ड्रग्स विद हाई विद इन सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी जनरली हैव ए वाइड थेरेप्यूटिक विंडो एंड डिस्पाइट हाई वेरिएबिलिटी दीज प्रोडक्ट्स हैव डेमोस्ट्रेटेड टू बी बोथ सेफ एंड इफेक्टिव. अच्छा, अगर प्रोडक्ट जो है ऐसी है जिसका थेरेप्यूटिक विंडो वाइड है लेकिन वेरिएबिलिटी है, तो ये प्रोडक्ट्स सेफ कंसिडर की जाएंगी और इफेक्टिव भी. रेप्लिकेट डिज़ाइंस फॉर हाईली वेरिएबल ड्रग्स रिक्वायर ए स्मॉलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. एक तो रेप्लिकेट डिज़ाइन से स्मॉलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाएंगे एंड देयरफॉर डू नॉट अननेसेसरीली एक्सपोज ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी सब्जेक्ट टू ए ड्रग. एक तो हम वही एथिकल पैरामीटर से है कि ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी सब्जेक्ट्स और ड्रग से एक्सपोज नहीं करेंगे अगर हम रेप्लिकेट डिज़ाइन कर लेंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो द लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज़ नॉट नीडेड फॉर एश्योरेंस ऑफ बायोइक्विवेलेंस. और रेप्लिकेट से फिर हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी में बायोइक्विवेलेंस डिटरमिन हो जाएगी. In this design, the same reference and the same test are each given twice to same subject. जैसा मैंने बताया, इस डिज़ाइन में सेम रेफरेंस ड्रग और सेम टेस्ट ड्रग ट्वाइस दी जाएगी सेम सब्जेक्ट को, 2 दफ़ा दी जाएगी. अदर सीक्वेंस आर पॉसिबल इन दिस डिज़ाइन. रेफरेंस टू रेफरेंस एंड टेस्ट टू टेस्ट कंपेरिजन में ऑल्सो बी मेड, यानी एक ही सब्जेक्ट में ये भी जब पता चल जाएगा टेस्ट दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा. टेस्ट और रेफरेंस का तो पता चलेगा ही, लेकिन टेस्ट टू टेस्ट और रेफरेंस टू रेफरेंस का भी अगर कोई डिफरेंसेस होंगे बायोअवेलेबिलिटी में तो वो भी मालूम हो जाएंगे. इसके बाद है हमारे पास नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स, यानी जिनका थेरेप्यूटिक विंडो बहुत स्मॉल होता है. नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स ऑल्सो रेफर टू एज क्रिटिकल डोज ड्रग्स आर ड्रग्स इन विच स्मॉल चेंजेस इन डोज और कंसंट्रेशन में लीड टू सीरियस थेरेप्यूटिक फेलियर और सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन द पेशेंट. कि इनको हम नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स या NTI ड्रग्स को हम क्रिटिकल डोज ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि ज़रा सा डोज आगे पीछे होने से या कंसंट्रेशन वेरी करने से ब्लड में वो थेरेप्यूटिक फेलियर की तरफ जा सकते हैं पेशेंट और सीरियस ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है. नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स कंसिस्टेंटली डिस्प्ले द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं. सब थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन में लीड टू सीरियस थेरेप्यूटिक फेलियर, यानी कंसंट्रेशन कम हो गई तो थेरेप्यूटिक फेलियर हो गई, यानी रिस्पॉन्स नहीं आएगा. दूसरा, देयर इज़ ए लिटिल सेपरेशन बिटवीन थेरेप्यूटिक एंड टॉक्सिक डोज और द एसोसिएटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कि ज़रा सा मार्जिन होता है थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन में और टॉक्सिक डोज में, तो यानी ज़रा सी कंसंट्रेशन बढ़ी और टॉक्सिसिटी आना शुरू हो गई. तीसरा पॉइंट, दे आर सब्जेक्टेड टू थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक मेजर. लिहाजा इनकी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ज़रूरी है, क्लोज मॉनिटरिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बात है कि इसमें ज़रा सा मार्जिन होता है कि ज़रा सी कंसंट्रेशन आगे पीछे हुई और टॉक्सिसिटी हो गई, तो इसलिए इनकी थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा क्लोजली ज़रूरी है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की भी और फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स की भी. दे पसेस लो टू मॉडरेट विद इन सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी, और इनकी जो विद इन पेशेंट वेरिएबिलिटी है वो लो टू मॉडरेट है, लेस देन 30%. एंड दिस ई पार्ट क्या है,
In clinical practice, doses are generally adjusted in very small increment less than 20%. अगर डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो तो लेस देन 20% इंक्रीमेंट किया जाता है। वो वजह यही है क्योंकि ज़रा सी डोज आगे पीछे होने से इसकी में टॉक्सिसिटी का खदशा होता है, इस वजह से। The FDA currently recommend that bioequivalence studies of narrow therapeutic index drugs should employ a four-way fully replicated crossover design. कि four-way हो, fully replicated crossover design हो. The replicated study design permit comparison of both test and reference means and test and reference within subject variability. तो इसमें भी ये रेप्लिकेट डिज़ाइन है, तो टेस्ट टू टेस्ट डिफरेंसेस, रेफरेंस टू रेफरेंस डिफरेंसेस एंड टेस्ट एंड रेफरेंस डिफरेंसेस और विद इन सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी अगर कहीं पे होगी बाइकोवेलेंस में तो वो मालूम हो जाएगी। An additional test recommended in bioequivalence studies of generic narrow therapeutic index drugs is a test for within subject variability. उसमें क्या करेंगे? The test determine whether within subject variability of the test narrow therapeutic index drug does not differ significantly from that of the reference by evaluating the test reference ratio of within subject standard deviation. यानी टेस्ट टू टेस्ट रेशो और टेस्ट टू रेफरेंस रेशो उनमें डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से भी हम बायोइक्विवेलेंस को डिटरमिन या कंपेयर कर सकते हैं। अगर उनके रेशो सेम आ रहे हैं तो बायोइक्विवेलेंट है, रेशो सेम नहीं आ रहे तो फिर इसका मतलब है बायोइक्विवेलेंस नहीं है। द FDA currently recommends that all bioequivalence studies on narrow therapeutic window drugs must pass both the reference scale approach and unscale average यानी वही एवरेज या रेशो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ विद ए लिमिट ऑफ 80% टू 125% रेंज। यानी कम से कम अगर वेरिएशन आ सकती है तो 100 में से -20% तक कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक इतनी वेरिएशन की रेगुलेटरी बॉडी ने इजाज़त दी है कि इतनी वेरिएशन जो होगी वो एक्सेप्टेबल होगी, परमिटेबल होगी। इससे ज़्यादा होगी, इसको क्रॉस करेगी तो फिर वो परमिटेबल या एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास रेफरेंस स्केल्ड एवरेज बायोइक्विवेलेंस। तो ये रेफरेंस स्केल्ड बायोइक्विवेलेंस क्या है? रिसेंटली ए 3 सीक्वेंस, ठीक है, 3 सीक्वेंस 3 पीरियड 2 ट्रीटमेंट पार्शली रेप्लिकेटेड क्रॉसओवर डिज़ाइन for bioequivalence studies of highly variable drug has been recommended by the FDA. तो ये भी है, replicated होना चाहिए, 3 sequence 3 period और 2 treatment हो। The partially replicated design allows the estimation of within subject variance and subject by formulation interaction for reference product. तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एक तो ये हो जाएगा एस्टिमेशन ऑफ विद इन सब्जेक्ट वेरिएशन, सब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएशन आ रही है या बाय फॉर्मुलेशन वेरिएंस आ रही है, यानी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टेस्ट टू टेस्ट वेरिएशन, रेफरेंस टू रेफरेंस वेरिएशन एंड टेस्ट टू रेफरेंस वेरिएशन। द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टडी इज शॉर्टर देन फुली रेप्लिकेटेड 4-way क्रॉसओवर डिज़ाइन। इसका टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा। दिस डिज़ाइन इज यूजुअली यूज फॉर हाईली वेरिएबल ड्रग्स विद इन सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी ग्रेटर दैन 30%, यानी जिसमें वेरिएबिलिटी ग्रेटर देन 30% हो तो उसमें ये वाला डिज़ाइन जो होगा वो अप्रोप्रिएट होगा, जिसको FDA ने रिकमेंड किया है। लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में बी नीडेड इन बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ ऑफ हाईली वेरिएबल ड्रग्स, क्योंकि आमतौर पे वेरिएबल ड्रग्स के लिए लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। द FDA implemented the reference scale average bioequivalence approach to ease regulatory burden and reduce unnecessary human testing. तो इस रेप्लिकेट से फ़ायदा ही होगा कि यह आपको लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए होंगे, स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में आप काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी बर्डन भी कम हो जाएगा, अननेसेसरी ह्यूमन टेस्टिंग भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप कम ह्यूमन में वही ड्रग टेस्ट करके उसको वही स्टडी की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस मालूम कर सकते हैं। यूजिंग दिस अप्रोच द इम्प्लाइड बायोइक्विवेलेंस लिमिट्स कैन वाइडन टू बी लार्जर देन 80 to 125% फॉर ड्रग्स दैट आर हाईली variable and provide that certain constraints are applied to this approach in order to maintain an acceptable type 1 error rate and satisfy any public health concern. अब जब ये स्टडी आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसमें आप नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को अप्रोप्रिएट करेंगे। टाइप 1 एरर रेट जो होगा वो, यानी जो अल्फ़ा एरर है, चांस ऑफ एरर है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आमतौर पे ये 5% हमारी बायोलॉजिकल स्टडी में रखा जाता है, लेकिन FDA ने इसको अप टू 10% टाइप 1 एरर को रखा है कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो
10% एरर जो है वो आप रख सकते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल होगा पब्लिक हेल्थ कंसर्न के लिए भी। तो ये हो गई वही रेप्लिकेट, 3 पीरियड 3 सीक्वेंस क्रॉस ओवर, टेस्ट रेफरेंस 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 टेस्ट रेफरेंस 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 एंड टेस्ट। इस तरह से ये एवरेज रेफरेंस स्केल एवरेज बाइकोवेलेंस कंडक्ट की जाएगी। Under this design, if test product has lower variability than the reference product, the study will need a smaller number of subjects to pass bioequivalence criteria. Scaled average bioequivalence is estimated or evaluated by both area under the curve and CP max. इसमें area under the curve और CP max दो ड्रग की जो है वो कंपेयर की जाएंगी। अगर ये स्टेटिस्टिकली दे आर नॉट डिफरेंट, इट मीन्स दे आर बायो इक्विवेलेंट। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी पैरेलल स्टडी डिज़ाइन। थैंक यू वेरी मच।